वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी बनू अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मेरे साथ ऋषि मेहरा, पंकज मटपाल दोनों ही मेहमान जुड़े हुए हैं और हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब। अगले सवाल पर जाएं उससे पहले आपको बता दें कि आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें लिखित रूप में भेजने होंगे। 9619873567 ये वो व्हाट्सएप नंबर है जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। आप चाहें तो अपने सवाल लिखकर भी हम तक पहुंचा सकते हैं और अगर लिखना नहीं चाहते हैं, टीवी पर दिखना चाहते हैं, तो अपने सवाल वीडियो के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फ़ोन के कैमरा मोड में जाइए और वीडियो मोड में जाके अपने सवाल का वीडियो शूट कीजिए और वो वीडियो आप अपलोड कर दीजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर। आपकी वीडियो हम टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपकी वीडियो देखकर आपको देंगे एक फाइनेंशियल प्लान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मनमोहन हमारे दर्शक का सवाल मैं लूँगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर आ जाए, लेकिन पंकज जी उनका सवाल हमारे पास है। 25 लाख रुपए इनको लगाने हैं। हमारे साथ मनमोहन जी फ़ोन लाइन पर भी आ गए हैं। सर नमस्कार, आपको बहुत इंतज़ार करवाया, माफ़ी उसके लिए। बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरा सवाल ये है कि आई हैव लमसम 25 lakhs which I've got from my PPF due, so I don't want to renew it now. मुझे उसको रिन्यू नहीं करना अभी। तो लमसम मैं इसको एक साथ कोई म्यूचुअल फंड में डाल दूं या SIP करके सिस्टमेटिक ट्रांसफर करके डालूं? सर ये जो आपको लमसम मिला हुआ है ये आपके रिटायरमेंट का कॉर्पस है? यस, इट इज पार्ट ऑफ माय यस। हाँ जी। तो मतलब आप इस पैसे के साथ रिस्क नहीं ले सकते? नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है। तो और आप जो ये पैसा निवेश करेंगे, क्या इसमें से आपको रेगुलर इनकम की भी ज़रूरत होगी? इमीडिएटली तो नहीं चाहिए, मे बी आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आई मे नीड इट। ऑलराइट, चलिए ठीक है पंकज जी, अब थोड़ी सी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 25 लाख रुपए अगर ये अभी डालते हैं इक्विटी ओरिएंटेड या किसी भी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में, तो 5 साल के बाद इनको रेगुलर इनकम की ज़रूरत है, ये कह रहे हैं। क्या मीडियम टर्म आउटलुक लेकर हम कोई बैलेंस्ड अप्रोच इनको सुझा सकते हैं जहाँ पर जोखिम भी ना हो ज़्यादा? बिल्कुल कविता, देखिए म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये तो पता है कि थोड़ा सा जोखिम तो यहाँ पर है ही, चाहे आप इक्विटी फंड्स में करें, डेट में करें, गोल्ड सिल्वर किसी में भी करें, तो गारंटीड रिटर्न तो यहाँ पर नहीं होते हैं और मार्केट का उतार चढ़ाव या किसी तरह की भी जो रीजंस होते हैं उसकी वजह से थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर रहेगा। लेकिन जब कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि थोड़ा सा रिटर्न्स जो है वो उसको फिक्स्ड डिपॉजिट के मुकाबले में बेहतर मिल सके। तो डेफिनेटली आपको अगर इस तरह से इन्वेस्ट करना है तो आपके पोर्टफोलियो में अलग अलग तरह के फंड्स होंगे, तो जिससे थोड़ा सा कम रिस्क के साथ थोड़े बेहतर रिटर्न्स आपको मिल पाए। अब 5 साल के नजरिए के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टफोलियो में किस तरह की स्कीम होनी चाहिए। लेकिन एक बात और कहूंगा कि जब आपने कहा कि SIP करें या लमसम करें, SIP आपने सुटेबल नहीं होगी, क्योंकि SIP तब सही है जब लंबे समय में आपके पास पैसे आ रहे हो और उसमें से कुछ पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पास लमसम पैसे अवेलेबल हैं। उन्हें आप अगर सेविंग बैंक में रखेंगे तो वहां पर आपको क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा, तो वो भी एक तरह से अपॉर्चुनिटी लॉस है। तो क्योंकि आपके पास लमसम अवेलेबल है, एक साथ इन्वेस्टमेंट करने की सलाह भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना यहां पर बिल्कुल बनी हुई है। तो आप STP करें। आप पैसों को ना SIP करनी है, लमसम करना है, आपको STP यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए इन्वेस्ट करना है। जो टोटल पैसा है उसे आप इन्वेस्ट करेंगे पहले कम रिस्क वाले स्कीम्स में, और वहां से आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए अगले 3-4 महीने में पूरे पैसे को उन स्कीम्स में जिनकी मैं सलाह दे रहा हूं उनमें करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप क्या कीजिए, जैसे एक लार्ज कैप फंड, एग्जाम्पल कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एक लार्ज कैप फंड है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। दूसरा ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, ये एक ऐसा फंड है जो कि इक्विटी, डेट और साथ ही गोल्ड इस तरह से मल्टी एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, तो ये एक फंड आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से एक आप बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कि ITS बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज
या आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज में कहूंगा, जो कि लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इसको आप शामिल कर लीजिए। और साथ ही सिल्वर भी, आप म्यूचुअल फंड्स मतलब सिल्वर फंड्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए। निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड स्कीम, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो इस तरह से आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सभी तरह का एलोकेशन होगा। रिस्क यहां पर थोड़ा रहेगा, लेकिन इस रिस्क के साथ आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 साल का टाइम है आपके पास, और थोड़े आपको फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद आप कर सकते हैं। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि 3-4 महीने के अंदर पूरा पैसा आपका ये इन्वेस्ट होगा इन स्कीम्स में। तो जैसे कि आपको मान लीजिए आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड में करना है, तो पहले आप आदित्य बिरला सन लाइफ के लिक्विड फंड में या ओवरनाइट फंड में पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, और वहां से आप एसटीपी सेट करेंगे। तो धीरे धीरे पैसा आपका वहां से लिक्विड फंड या जो ओवरनाइट फंड है वहां से स्विच होगा इक्विटी एडवांटेज फंड में अगले 3-4 महीने में। चलिए, मनमोहन जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं? चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं, लेकिन आपने काफ़ी बारीकी से उनको समझाइश दे दी है। अगर आपको फिर भी सवाल समझ में ना आया हो मनमोहन जी, तो हमारे चैनल के यूट्यूब में जाके आप ये शो देख सकते हैं, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन विपिन बिहारी वाजपेयी हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार विपिन जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार सर। पूछिए विपिन जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और लगभग 6-7 साल हुआ। पहले 10 साल मुझे लगभग करते हो गया है। पहले मैं 2000 रुपये महीना लगा रहा था, उसके बाद से कुछ इनकम बढ़ती रही। मैं हर साल लगभग 10% अपना इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ाता रहता हूँ। तो करंट में मुझे लगभग 25 लाख रुपये चाहिए होंगे 10 साल के बाद। मैं 15,000 रुपये इसमें लगा रहा हूँ, और मेरे पास कुछ लार्ज कैप फंड है, जैसे आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड है, और एक मिड कैप में कई फंड मेरे पास, मैंने आपको अपना भेजा है। हाँ हाँ हाँ, वो डिटेल्स तो हमारे मेरा पास हैं। आपके पास HDFC बैलेंस्ड है, एक्सिस का ब्लू चिप है, SBI का स्मॉल कैप है, मिड एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, और आपको चाहिए 25 लाख रुपए। मेरे का लार्ज कैप भी मैडम एक और मेरे पास है। मेरे पास 7 फंड में मैं 15,000 रुपये लगा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। 15 साल के बाद आपको 25 लाख रुपए चाहिए इस निवेश से, है ना? नहीं, 10 साल में। 10 साल में चाहिए आपको, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए? हाँ, बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। कहाँ भेजेंगे उनको पढ़ने के लिए? विदेश भेजेंगे? नहीं, विदेश की बात नहीं हो रही है। हम थोड़ा सा जैसे जो भी है, जिस रेट से आपकी इन्फ्लेशन, वो महंगाई बढ़ रही है, तो उम्मीद ये मान रहे हैं कि हम इंडिया की बात करने बैठ के, तो वहाँ पे मुझे इतना कम से कम चाहिए होगा। चलिए, कम से कम मैं रिटायरमेंट जो मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में हूँ, तो हम लोग का NPS के जरिए वहाँ पर डिडक्शन होता रहता है। तो उधर की मुझे चलिए, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि एक रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी तो आपके पास फिर भी होनी चाहिए। लेकिन बच्चों का लक्ष्य यहाँ पर पहले है, जिसके तहत आपने निवेश की भी शुरुआत की है। ऋषि हमारे साथ हैं, जो आपके सवाल पर बारीकी से आपको सलाह देंगे। ऋषि, अच्छी बात ये लगी इनके जवाब में कि इन्होंने इन्फ्लेशन को काउंटर कर लिया है। भले ही विदेश ना भेजना चाह रहे हो बच्चों को, लेकिन भारत में ही पढ़ाएंगे। तो जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, जो निवेश स्ट्रैटेजी अब तक बनाई है, वो सही है? देखिए, जो ये अमाउंट की बात कर रहे हैं कि ये इन्वेस्ट करके इनको 25 लाख चाहिए, ये जो 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम 12% की रिटर्न भी देखें तो इनको 34-35 लाख रुपए मिल सकता है। तो उस हिसाब से इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है। थोड़ी ज्यादा अमाउंट, और जिस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 35 लाख के आसपास इनको मिल जाना चाहिए। तो उस हिसाब से तो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी इन्होंने अपना रखी है। मैं जरूर ये जिनको कहना चाहूंगा कि अगर ये सोच रहे हैं कि MBA करवाने की कॉस्ट 10 साल में 25 लाख होगी, वो नहीं होगी, वो 40-45 लाख होगी। क्योंकि आज की डेट में ही अगर एवरेज MBA की बात करें तो वो इसके आसपास है। तो 10 साल के बाद अगर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इनको मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। तो ये उस सोच के चले कि अगर कभी भी इनके पास और थोड़ा सा पैसा अवेलेबल हो तो 15,000 से बढ़ा लें, बट अगर 25 लाख चाहिए तो इनको वो उसके लिए ओके हैं। अब इन्होंने म्यूचुअल फंड की बात करी, इन्होंने बहुत अच्छे फंड्स चुने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं। जब लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट सोचते हैं तो आप एक मल्टी कैप, एक ऐसे फंड्स भी चुनते हैं जो बैलेंस फंड्स भी हो गया, या लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स भी हो गया, या वो फंड्स भी इन्होंने चुने हैं। मैं एक सलाह देना चाहूंगा, इन्होंने HDFC एक बैलेंस फंड चुना है। मैं उसमें इनको कहना चाहूंगा कि ये इसको एक
मल्टी कैप फंड में कन्वर्ट कर लें और बाकी सब इनके फंड सही लग रहे हैं। मैं इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि HDFC बैलेंस फंड का पिछले 1 साल में थोड़ा सा रिटर्न अभी इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, तो मैं उसके बेसिस पे सलाह देना चाहूंगा कि इनको किसी मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, जहां पे इनकी थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट है कुछ और चीजों में भी चली जाएगी और इनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर ये अपने निवेश को बढ़ाए ऋषि, तो क्या इन्हीं फंड्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए? हाँ जी, अगर ये मतलब इन्हीं फंड्स में करिए क्योंकि इन्होंने फंड्स सही सिलेक्ट कर रखे हैं और एक स्ट्रैटेजी में गए हैं। देखिए, फंड्स को चेंज करने की जो स्ट्रैटेजी होती है, वो अगर बहुत ज्यादा आपके जो फंड्स और आपके उन फंड्स की रिलेटेड कैटेगरी में आपकी रिटर्न्स 3-4% से कम है और आप साल भर वो हो चुका है, तब फंड चेंज करने की कैटेगरी करिए। देखिए, ये स्टॉक मार्केट नहीं है, आप पिक एंड चूज नहीं कर रहे हैं, आप इतनी जल्दी घबराएं मत एक फंड से, बट 1 साल तक रिव्यू करते रहें। अगर आपके जो फंड उस कैटेगरी फंड में अगर 3-4% की रिटर्न कम आ रही है दूसरे फंड से, तब चेंज करने की कोशिश करें। इन्होंने जो कैटेगरी पिक करी है 15,000 के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, बाकी वो सब कैटेगरी सही। चलिए, विपिन जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं ऋषि से? कि जिसे मैंने अभी तक किया है कि मैं लगभग ईयरली 10% के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता हूँ, तो मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं 1500 कर रहा हूँ, नेक्स्ट में उम्मीद करूंगा कि शायद मैं 16-17 हज़ार करने लगूँ। तो इन पर मतलब ऐसा जो सर बात कर रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, वो तो मैं बढ़ा रहूंगा। हर साल मैं 10% का एक मानता हूँ कि सम रूल में कि उसको मुझे मतलब इंक्रीज करना है। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, जितनी क्षमता हो आपको बढ़ाना चाहिए और जब जब बढ़ा सकें तब तक आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। निवेश बढ़ाना गलत बात नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। अगले दर्शक संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। संतोष जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैम, मैंने आपकी फंड डिटेल्स भेजा हूँ। आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन 5 फंड्स एंड एन अप्रोक्सीमेट ऑफ 23,000 रुपीज पर मंथ फॉर द लास्ट 2.5 years। ओके, तो मुझे ये जानना चाहता हूँ, ये जो 5 फंड्स मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो क्या ये पोर्टफोलियो सही है या कुछ बदलाव की जरूरत है? आपका लक्ष्य, आपका कॉर्पस इकट्ठा करने का लक्ष्य क्या होगा इस फंड में से, इस पोर्टफोलियो में से? चिल्ड्रन एजुकेशन एंड रिटायरमेंट कॉर्पस। कितना कितना है चिल्ड्रन एजुकेशन का कॉर्पस और रिटायरमेंट का कॉर्पस? अबाउट 50 lakhs and the rest will be for corpus, retirement corpus। और रिटायरमेंट के लिए कितना समय है? बच्चों की लक्ष्य के लिए कितना समय है? मैम फॉर रिटायरमेंट अभी स्टिल 20 years आर लेफ्ट। और बाकी बच्चों के लिए? बाकी चिल्ड्रन एजुकेशन नेक्स्ट 10 years। नेक्स्ट 10 years, चलिए ठीक है, थोड़ी सी क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। पंकज जी बताएं अब किस तरह से प्लानिंग की जाए। 23,000 रुपये की SIP इनकी फिलहाल चल रही है 5 फंड्स में, लगभग 2.5 साल हो गए हैं और 2 लक्ष्य है। रिटायरमेंट जिसके लिए 20 साल का समय है और बच्चों की पढ़ाई जिसके लिए 10 साल का समय है। बिल्कुल, देखिए आपके पास समय अच्छा है दोनों ही गोल्स के लिए और डेफिनेटली आपने इक्विटी स्कीम्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एलोकेशन भी आपका प्रॉपर है, जिस तरह से आपने लार्ज कैप मिड कैप सभी को शामिल किया हुआ है। लेकिन यहां पर एक स्कीम मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपको उसमें बदलाव चाहिए। मैं सिर्फ पास रिटर्न्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर पोर्टफोलियो में नजर डालें तो भी मैं कहूंगा कि आने वाले समय में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स की वहां पर उम्मीद नहीं है, तो आपको बदलाव करना ही चाहिए और वो है L&T मिड कैप फंड। आप यहां से इवन जो आपका लमसम अभी तक का इन्वेस्टमेंट है उससे भी आप एग्जिट कर जाएं, उसको भी आप स्विच कर दें और साथ ही आप जो SIP कर रहे हैं उसको भी यहां पर स्टॉप कर दें। ये मेरा सुझाव होगा। इसकी जगह पर आप PGIM इंडिया मिड कैप फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इस फंड को कंसिडर कर सकते हैं। ये एक अच्छा फंड है मिड कैप कैटेगरी में, तो बस आपको ये जरूरत है। दूसरी बात, क्योंकि नजरिया लंबा है तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको डेफिनेटली अच्छे पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप समय समय पर बढ़ाते रहेंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन अभी जो पोर्टफोलियो वहां पर इमीडिएटली आप जो इसकी मैंने कहा है इसको अगर बदलाव करेंगे इसमें तो ये अच्छा रहेगा। चलिए, आपको ये सलाह दी जा रही है। संतोष जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। ऋषि बताएं आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? देखिए, हमें बहुत सारी बात होती है कि आपको
अगर आप इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में हैं तो कर्म कीजिए। कर्म करने का मतलब है आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। आप वेट करते रहेंगे, सोचेंगे कि अच्छा टाइम आएगा, वो अच्छा टाइम आज है। इन्वेस्टमेंट आज से शुरू होनी चाहिए। तो जब तक आप इस सोच में नहीं जाएंगे, चाहे आपको सिप से करनी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करनी है, इन्वेस्टमेंट आज से शुरू होनी चाहिए। हाँ, आप उसके लिए 3, 4, 5 दिन, 7 दिन जरूर टाइम लीजिए, समझिए। आपके पास इतने अच्छे चैनल्स हैं, कविता जैसे चैनल्स आपको एक्सप्लेन करते हैं, जो आपसे कुछ पैसा भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट फंड्स के बारे में बताते हैं। आप पूरी रिसर्च कीजिए, 5-7 दिन आप उस पे लगाइए, बट आप उसको कोई अच्छे दिन की वेट मत कीजिए। ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि आपके कुछ अच्छे दिन होंगे, आज भी अच्छा दिन। चलिए, जब जागे तब सवेरा, और जब आपके पास पैसे हो तभी आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देनी चाहिए। पंकज जी, आपका गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का? मैं कहूंगा कि अपने लॉन्ग टर्म गोल को आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए सेक्रीफाइस मत कीजिए। कई बार देखा जाता है कि जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया, और अक्सर नए निवेशक, उनकी बात मैं स्पेशली करूंगा, कि जैसे ही 10%, 15% की वहां पर के रिटर्न दिखाई दिए, ग्रोथ दिखाई दी, तो वो प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से निकल जाते हैं कि फिर नीचे आएगा तो इन्वेस्ट कर लेंगे। तो आपको कंपाउंडिंग का फायदा लेना है तो तभी होगा जब वो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके ऊपर जो ग्रोथ हुई है वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे, तो ताकि ग्रोथ के ऊपर ग्रोथ मिले। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि थोड़े समय में अच्छे प्रॉफिट दिखाई दिए तो लोग निकल जाते हैं। ऐसा ना करें। आपने गोल के हिसाब से, यदि गोल ही आपका शॉर्ट टर्म का है, मीडियम टर्म का है, वहां तक बने रहें। लेकिन लॉन्ग टर्म के गोल हैं तो आप ग्रोथ जो हुई है उसको और ग्रो कराएं। पैसा डबल तभी होगा ना जब वो जो ग्रोथ हुई है वो वहां पर इन्वेस्टेड रहेगा। उसको निकालते रहेंगे तो पैसा डबल ट्रिपल कैसे हो पाएगा? तो बस यही कहना है कि लंबे समय तक आपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्टेड रहें। प्रॉफिट दिखाई दे तो उसको बुक ना कर लें। चलिए, तो हमने आपको बताए हैं निवेश के गुरु मंत्र जो कि हर शो में हम लेकर आते हैं, और ये ऐसे गुरु मंत्र हैं जो अपने आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग या आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की जर्नी में आपके साथ रहने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सतीश सोनारे हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार सतीश जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। मैडम, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनो हूँ। अच्छा, बताइए सर। मेरा एक क्वेश्चन था मैडम, मैंने एक्चुअली एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 2000 रुपए की SIP की है, बट मुझे शुरू से इसमें लॉस हो रहा है, तो क्या मुझे इसमें बने रहना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए? शुरू से मतलब कब डाले थे पैसे? 1 साल करीब हो गया मैडम, मतलब पर मंथ SIP हो रही है 2000 की, बट लॉस ही दिखा रहा है शुरू से। अच्छा, क्या यही केवल एक फंड है आपके पोर्टफोलियो में जिससे आप परेशान हैं कि आपने और भी निवेश कर रखा है? एक अभी यही है। अच्छा, और मैं हालांकि इसको बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि लॉस हो रहा है तो क्या मतलब सस्पेंस है कि इसमें बने रहना चाहिए या फिर दूसरे किसी फंड को चूज करना चाहिए? आपने मिड कैप कैटेगरी के बाकी के फंड्स को देखा है? नहीं देखा मैडम। बिल्कुल, तो जब भी देखिए ये अभी शुरुआत है मैडम, तो मैं थोड़ा सा ऐसा गाइडेंस चाह रहा हूँ कि क्या बेस्ट रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये अब आपने सही बात कही ना कि आपने शुरुआत की और इसीलिए आपको गाइडेंस चाहिए, आप सही जगह पर आए हैं। लेकिन देखिए, जब भी आप अपने किसी फंड की परफॉर्मेंस से नाखुश हो ना, उसी कैटेगरी के दूसरी AMCs के फंड किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बेंचमार्क की तुलना में फंड कितना परफॉर्म कर रहा है, ये कुछ आम कंपैरिजंस हैं जो कि एक आम निवेशक को कर लेने चाहिए किसी भी फंड की नॉन परफॉर्मेंस से जब वो परेशान हो। बेहतरी में आपको पंकज जी समझाएंगे। एक्सिस मिड कैप तो अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड है। पंकज जी, क्या आप कहेंगे चिंतित होना क्या वाजिब है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए सतीश जी, जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड है। अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो आपकी स्कीम में भी गिरावट आनी बिल्कुल आएगी ही आएगी। लेकिन जैसा कविता ने अभी एक्सप्लेन किया कि क्या आपने इसे कंपेयर किया दूसरी स्कीम के साथ, उस वक्त पर यदि आप देखेंगे, आप 5 फंड देखेंगे इस कैटेगरी के, तो आप पाएंगे कि यहां पर जो गिरावट है वो उनके मुकाबले में और भी कम रही होगी। यानी कि स्कीम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। ये स्कीम, क्योंकि अब डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं जब डायरेक्ट प्लान आया था ये एक्सिस मिड कैप का डायरेक्ट ऑप्शन जो है, तो 1 जनवरी 2013 से लेकर अभी तक का मैं यदि CAGR देखूं तो स्कीम ने 20% का CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये डिलीवर किया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लास्ट 1 ईयर की बात करें स्कीम की, तो यहां पर भी
करीब करीब 25% का रिटर्न दिया है स्कीम ने। तो स्कीम के रिटर्न तो खराब है नहीं। अब क्योंकि आपने जिस वक्त पर इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद में आपने देखा ये जो यूक्रेन और रशिया का ये सब स्टार्ट हो गया, उसके पहले भी क्योंकि हम बहुत तेजी में थे, थोड़ा सा करेक्शन वहां पर आया, तो कुछ वजह से मार्केट में करेक्शन आया जिसका फर्क आपने स्कीम में देखा। अदरवाइज यही नहीं कि सिर्फ स्कीम के रिटर्न्स, आप स्कीम का पोर्टफोलियो देखें, इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करें। मैं बताऊंगा आपको, शायद क्योंकि आप नए इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे से इस बात को मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। स्कीम का बीटा 0.71 है, यानी कि 1 से नीचे बीटा है तो इसका मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव का असर इस तरह की स्कीम पर कम पड़ेगा कंपैरेटिवली। दूसरी बात, स्कीम का अल्फा लास्ट 1 ईयर का 5.52 है। इससे भी मालूम चलता है कि कम जोखिम के साथ ज्यादा रिटर्न यहां पर डिलीवर हुए हैं। तो स्कीम बिल्कुल अच्छी है, आप बने रहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर पैसे हैं तो और नजरिया लंबा है यदि, तो आप थोड़ा इसमें बढ़ा भी सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। या फिर आपने मिड कैप में किया हुआ है तो आप दूसरा लार्ज कैप फंड ऐड कर लीजिए। लेकिन अगर पैसे हैं तो SIP आप और बढ़ाइए, लंबे समय में आपको फायदा होने की बिल्कुल उम्मीद है। चलिए सतीश जी, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? बस थोड़ा सस्पेंस है ताकि कहीं लॉस ना हो। नहीं, बिल्कुल सस्पेंस की बात नहीं है ये। मेरे ख्याल से अभी तो आपने केवल 1 ही साल हुआ है पैसा लगाए हुए, और जब भी इस तरह के प्रोडक्ट में आप पैसे लगाते हैं तो आपका नज़रिया 5 या उससे ज़्यादा का तो होना ही चाहिए। और खासतौर से देखिए, आप मिड कैप कैटेगरी की बात करें पंकज जी, जहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। तो सस्पेंस की बात नहीं है, जस्ट लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी आपको यहाँ पर लगानी होगी थोड़ी सी। बिल्कुल। देखिए कविता का टाइम, एक बात और कहूंगा कि अगर ये जो 20% का CAGR आया है 2013 से लेकर अभी तक, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हर साल 20% आया था? नहीं, बहुत सारे इस बीच में टाइम ऐसे थे जब मार्केट में गिरावट आई, रिटर्न्स बहुत पुअर थे, नेगेटिव भी थे, लेकिन 20% तभी आ पाया जब आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। तो यही होता है कि कभी कभी आपको म्यूचुअल फंड्स में ऐसे समय आएंगे जब रिटर्न्स बहुत कम होंगे, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं होंगे, लेकिन आप लंबे समय तक अच्छी स्कीम में निवेशित रहेंगे तो आपको लंबे समय में फायदा होगा। चलिए सतीश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको समझाइश समझ में आ गई है। फंड अच्छा है, फिलहाल आप बने रह सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पर अगर आप अपने किसी भी फंड से खुश नहीं हैं तो अपना पोर्टफोलियो में फिर से भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि आपका, पंकज जी आपका, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की आपने, तमाम निवेश की बारीकियां उनको समझाइए। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि जो नंबर मैं आपको बता रही हूँ एक व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहेंगे। देखिए, आपको अपने सवाल हमसे अगर पूछने हैं, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से कोई भी सवाल है तो वो सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 9619873567। आप लिखित रूप में भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, यानी व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। साथ ही सवाल का वीडियो शूट करके भी इस नंबर पर हमें वो वीडियो भेज सकते हैं। इंतजार रहेगा आपके सवालों का। नमस्कार।